नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र अर्थात लोक प्रशासन की विषय वस्तु अर्थात लोक प्रशासन का विषय में प्रमुख कौन कौन से विषय वस्तु शामिल होती है, कौन कौन से कंटेंट शामिल होते हैं। अब तक की क्लास में आप ये देख चुके हैं कि लोक प्रशासन की जो अर्थ क्या है, मतलब प्रशासन क्या है, प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन को जान लेने के बाद लोक प्रशासन का मीनिंग आप जान चुके, और फिर लोक प्रशासन के मीनिंग को जान लेने के बाद लोक प्रशासन की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में मैंने आपको बताया कि 4 दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र बताया जाता है वो 4 दृष्टिकोण है। वो आपको व्यापक दृष्टिकोण, मैं आपकी स्लाइड आपके सामने वापस लाता हूं। ये आप पढ़ ही चुके हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र, विचारकों में मतभेद है, निर्धारित करने में 5 प्रमुख समस्याएं आपको पहले बताई जा चुकी है। और ये जो व्यापक दृष्टिकोण पहला जो है वो ये संकुचित दृष्टिकोण आपको बता ही दिया कि संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका शाखा है, वही इसमें आती है मेन। और संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका, सरकार का जो कार्यपालिका अंग है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बजाय तो कार्यपालिका अंग आता है। संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका शाखा का अध्ययन होता है। और इसमें जैसे सामान्य प्रशासन का अध्ययन होगा, केवल जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका अध्ययन होगा, संगठन की समस्याओं का होगा, मैंने बातें हैं। और दूसरा दृष्टिकोण आपको बताई देता व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका तीनों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल करते हैं। इनके बाद जो मैं आपको बता रहा था वो बता रहा था पोस्ट कोर दृष्टिकोण। पोस्ट कोर आपको बताई दिया था कि 7 अक्षरों से मिलकर बना है, और इनका जो डिटेल है ये मैं आपको बता चुका कि इनका मीनिंग क्या है, यहां तक आप पढ़ चुके हैं। तो ये जान लेने के बाद अब आता है इसकी आलोचना। मतलब ये आलोचना पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोस्ट कोर का मीनिंग जो है बताया मैंने कि 7 अक्षरों से मिलकर जो बना है। तो ये 7 अक्षरों से जो मिलकर बना है तो इनका पी प्लानिंग, ये जो अलग अलग है, ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मतलब क्या है इनका। समझ रहे हैं आप बात को। तो पी फॉर प्लानिंग है नियोजन, पी फॉर प्लानिंग नियोजन, नियोजन योजना बनाना। देखो प्रशासनिक संगठनों में, प्रशासन में जो पहला किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले योजना बनाई जाती है। योजना बनाने से ही किसी क्षेत्र को हम, किसी कार्य को हम शुरू कर पाते हैं। तो नियोजन का मतलब है, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्रत्येक संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए समयानुकूल प्रयास करता है। इन प्रयासों में वो भावी योजनाएं और कार्यक्रम भी शामिल करता है। कोई भी संगठन हो, चाहे वो निजी संगठन हो, प्रशासनिक संगठन हो, सरकारी संगठन हो, कोई भी संगठन हो, यानी इवन दो परिवार हो, समाज हो, कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले योजनाएं बनाएगा, भावी योजनाएं, कार्यक्रम कि किया क्या जाना है। तो प्रशासन में लूथर गुले कहते हैं कि प्रशासन का जो कार्य है वो नियोजन है, प्लानिंग है, योजना बनाना है। तो प्रशासन का दायित्व है कि वह समस्त प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय रहते योजनाएं निर्मित करे। प्रशासन का दायित्व है कि वह समस्त प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए समय रहते योजनाएं निर्मित करे। इन योजनाओं के निर्माण, रूपरेखा तथा कार्यनीति के निर्धारण को ही प्लानिंग, नियोजन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। ठीक है ना, संगठित करना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। देखो यहां संगठित करने का आशय संगठन के निर्माण से नहीं है कि संगठन, यहां है किसी भी संगठन के उद्देश्यों के अनुसार। यहां पर जो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, किसी भी संगठन के उद्देश्यों के अनुसार होने वाले कार्यों तथा प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से। जो भी किसी संगठन के उद्देश्य होंगे, तो जो संगठन ने जो उद्देश्य बनाए उन उद्देश्यों के अनुसार जो कार्य और प्रक्रियाएं की जाएगी उनको सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करना ही ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन करना है। ठीक है। समस्त प्रकार के संसाधनों का प्रशासन में कितने प्रकार, बहुत से प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे समस्त प्रकार के संसाधन, जैसे मानव श्रम शक्ति, प्रशासन में काम करने वाले जो मानव लोग हैं, मनी, धन, वित्त, तकनीक, कच्चा माल तथा मशीन इत्यादि जो सारी चीजें हैं, उनके ये संसाधन जो है, इन सभी संसाधनों को व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना ही क्या है, संगठन है। ठीक है। एज फॉर स्टाफिंग, कर्मचारी की व्यवस्था करना। किसी भी संगठन की सबसे बड़ी पूंजी मानव श्रम शक्ति अर्थात उसमें कार्यरत कार्मिक है। किसी भी संगठन में
संगठन जिन उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, उन उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग उसमें कार्य कर रहे होंगे, और वो लोग है उसी को मानव श्रम शक्ति बोलते हैं, अर्थात कर्मचारी बोलते हैं, कार्मिक बोलते हैं। तो एज फॉर स्टाफिंग के लिए यूज में आया हुआ है। इन कार्मिकों में के वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि सभी कार्य है वो प्रशासनिक कर्तव्यों में शामिल है। भाई कर्मचारी भर्ती, कर्मचारी जो काम करेंगे उनका वर्गीकरण होगा, ऊंची लेवल के, निम्न, मध्यम लेवल के, निम्न लेवल के, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको क्या वेतन मिलेगा, उनका प्रमोशन सिस्टम क्या होगा, इत्यादि जो व्यवस्थाएं की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं लूथर गुलिक स्टाफिंग में सम्मिलित करके ये कहते हैं कि स्टाफिंग भी लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। अगला है डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना, निर्देशन। प्रत्येक संगठन के शीर्ष स्तर पर, हर संगठन के जो सबसे ऊंचे स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी अपने अधीनस्थों को यथावश्यक निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऊंचे स्तर के जो अधिकारी वो नीचे वालों को निर्देश, मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। निर्देशन संबंधी निर्णय प्राय उच्च स्तर द्वारा किए जाते हैं और अधीनस्थ आदेशों को अनुसरण करते हैं। अधीनस्थ जो है वो उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा जो आदेश निर्णय लिए गए उनकी पालना करते हैं। तो ये है डायरेक्टिंग, ऊंचे स्तर के अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, यह लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। अगले वो बताता है कोऑर्डिनेटिंग, सीओ, कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। समन्वय भी संगठन के प्रमुख कार्यों में से एक प्रमुख कार्य है संगठन, क्योंकि बिना समन्वय के कार्यों में जटिलता, बिखराव, अतिराव और उलझन उत्पन्न हो जाती है। देखो संगठन में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य विभिन्न स्तरों पर कर रहे होते हैं, तो उन सबके बीच इस समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है लोक प्रशासन का, और ये प्रशासन का एक महत्वपूर्ण वो है। मतलब संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं विभिन्न कार्यों को, तो उन अधिकारियों कर्मचारियों को, ऊंचे स्तर के, मध्यम स्तर के, निम्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य साथ साथ उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के मध्य आपसे समन्वय होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो ऊंचे अधिकारी कार्य करें वही नीचे वाले भी करें। अगर ऐसा करेंगे तो कार्यों का दोहराव होगा, अतिराव होगा, बिखराव होगा, और कोऑर्डिनेशन से काम आसान होता है। तो कोऑर्डिनेशन एक संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम आगे जब सिलेबस में इसको पढ़ेंगे तब डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि लूथर गुलिक ये कहते हैं कि जो समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना भी लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। ठीक है, उसमें आता है। अगला है रिपोर्टिंग। देखो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले नीचे वालों को निर्देश देने का कार्य करते हैं। अब वो नीचे वाले उन आदेशों की पालना करके रिपोर्ट करते हैं ऊपर वालों को। रिपोर्टिंग का मतलब है उच्च और निम्न अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य समन्वय तथा नियंत्रण बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों को कार्य की प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, बाधाओं तथा सफलताओं से अवश्य अवगत कराएं। इससे हेतु नियमित रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अगला है बी फॉर बजट, बजटिंग। बजट का मतलब आप सब जानते हैं, वित्त से, धन से है इसका मतलब एक कहावत है ना, दाम बनाए काम, बिना दाम के कोई काम नहीं होता। अर्थात आधुनिक प्रशासनिक तंत्र का संचालन वित्त से ही होता है। वित्त प्रशासनिक तंत्र का हृदय है। संगठन के आय और व्यय का हिसाब लगाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, इस प्रकार ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये 7 जो वर्ड है, ये लूथर गुलिक द्वारा दिए गए हैं, और ये कार्य क्षेत्र का वो कहते हैं इनके द्वारा ये जो दिए गए हैं कि ये लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। अर्थात लोक प्रशासन इन सभी बातों से रिलेटेड है। ये लूथर गुलिक का विचार है। और एक बात इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रम से होना जरूरी नहीं है कि पहले यूज प्लानिंग आएगी फिर ऑर्गेनाइज आएगा, स्टाफिंग, ये कैसे भी हो। कुल मिला के कहना है कि 7 प्रकार के कार्य लोक प्रशासन में सम्मिलित है। ये लूथर गुलिक का मानना है। तो ये पोस्ट कॉर्प विचार है। अभी पोस्ट कॉर्प विचार की विभिन्न विद्वान आलोचना करते हैं, इसमें क्या कमियां है जो ये दृष्टिकोण बताया गया है। तो इस दृष्टिकोण की आलोचना ही जानना जरूरी है, इस पोस्ट कॉर्प विचार की आलोचना, और ये उसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पोस्ट कॉर्प विचार है वो केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है, उसके पाठ्य विषय से नहीं। देखो प्रशासन में 2 बातें होती है, टेक्निक्स का मतलब कि प्रशासन कैसे काम करेगा, और क्या कहते हैं कि दूसरा है कि दूसरी होती है उसकी विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु। तो लूथर गुलिक ने जो ये दृष्टिकोण दिया है, इसकी विभिन्न विद्वानों विभिन्न आधारों पर आलोचना करते हैं। जो ये 7 हैं, ये केवल लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। ठीक है ना, ये जो 7 है वो केवल प्रबंधकीय मैनेजरियल अप्रोच की व्याख्या करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मूल बात यह है कि इसमें कहीं भी ये केवल तकनीकी कार्यों से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों की उपेक्षा की गई है। प्रशासन में काम करने वाले जो अधिकारी एवं कर्मचारी है वो मानव है। आपको याद रखना है कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी काम करेंगे वो मानव है, और प्रशासन द्वारा जिन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कार्य किया जाएगा वो भी मानव है। आपको इतना याद रखना है कि दोनों मानव है।
तो मानव है तो उस मानवीय संबंधों की उपेक्षा की गई इसमें, ठीक है ना। पोस्ट क्वारम सिद्धांत के विरुद्ध पहली अगर आलोचना आपको कहना है कि यह अत्यंत स्वैच्छाचारी है, काल्पनिक है। ये आगे ये भी कहेंगे कि काल्पनिक और स्वैच्छाचारी है ये अवधारणा, और जिसके अंतर्गत प्रशासन के वास्तविक तत्वों को छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। इसमें केवल पाठ्य विषय का जो ज्ञान है वो इसका पाठ्य विषय का जो ज्ञान है वो है, केवल पाठ्य विषय से संबंधित नहीं है मतलब। तो इसके प्रमुख आलोचकों में अगर पूछा जाए तो आपको बताना इसके प्रमुख आलोचक है लेविस मेरियम। लेविस मेरियम जो है वो ये कहते हैं कि पोस्ट क्वारम दृष्टिकोण केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है, उसके पाठ्य विषय से नहीं। लेविस मेरियम ने क्या कहा, देखो एक एग्जांपल दिया, कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। कैंची होती है, कैंची, सीजर कैंची। तो लेविस मेरियम कहते हैं कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन, कैंची के दो फलक होते हैं, सीजर के, ये जो हेयर कटिंग वाली, उसके दो फलक होते हैं। तो लेविस मेरियम कहते हैं कि लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान, जो कैंची के दो फलक होते हैं उसके समान जो यंत्र, वैसा लोक प्रशासन है। कैंची के दो फलकों के समान जो औजार है लोक प्रशासन, कैंची के दो फलकों वाला औजार है। उस औजार का एक फलका है पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ज्ञान। वो कह रहे हैं कि एक फलका है एक तरफ का, वो तो है इस पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत जो तत्व बताए गए हैं उनका ज्ञान, और दूसरा फलका है उस पाठ्य विषय का ज्ञान जिसमें कि भी तकनीकें लागू की जाती है। ये जो 7 तकनीकें बताई गई वो कहां लागू होगी, उस पाठ्य विषय का ज्ञान दूसरे फलक में है कैंची के, और पोस्ट कॉर्प में दूसरा फलक गायब है ना। उस औजार को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है उसके दोनों ही फलक ठीक हो। जिस प्रकार कैंची अगर एक फलक से काम नहीं करेगी, दोनों फलक होंगे तभी कैंची काम करेगी। तो लेविस मेरियम कहते हैं कि लोक प्रशासन कैंची के समान दो फलकों वाला, मतलब कैंची, लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान वाला जो औजार है वैसा लोक प्रशासन है। उसका एक फलक है पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत, ये जो आपने वर्णित किए 7 बातें, ये उसका एक फलक है। दूसरा फलक है पाठ्य विषय का ज्ञान, लेकिन उसका इस पोस्ट कॉर्प विचार में अवहेलना की गई है, वो इसमें गायब है। जिस प्रकार एक फलक वाला कैंची कामयाब नहीं है, उसी प्रकार ये केवल पोस्ट कॉर्प की बात करना लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में गलत बात है। ये लेविस मेरियम कहते हैं इसकी आलोचना में, ये ठीक है। तो ये 3 बातें इसकी आलोचना में आती है। और अगली जो बात आती है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अगला जो इसका वो आएगा वो है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। देखो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण आपको देखना है, ये लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र की चौथा दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी। लोक कल्याण का मतलब जनता के कल्याण से संबंधित ये दृष्टिकोण है, ये आदर्शवादी दृष्टिकोण है। आपको याद रखना है कि दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, लोक कल्याण वाला। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित ये जो दृष्टिकोण है लोक कल्याण का दृष्टिकोण है, ये आदर्शवादी दृष्टिकोण भी इसको हम कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है, राज्य में लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते, राज्य और लोक प्रशासन दोनों एक है। इसके समर्थक मानते हैं राज्य और लोक प्रशासन दोनों एक ही है ना। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। इसके समर्थक, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के समर्थक ये कहते हैं कि वर्तमान राज्य क्या है, लोक कल्याणकारी है। पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण से संबंधित सारे कार्य राज्य करता है। और आपको भी पता होगा कि जनता, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में जनता अपने हर कार्य के लिए राज्य की तरफ देखती है। चाहे कोविड-19 आ गया हो, कोई भी महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जनता अपने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए सब सरकार से अपेक्षा करती है और सरकारी संस्थानों में जाकर अपना काम करवाती है। और लोक कल्याणकारी राज्य का तो उद्देश्य ही है कि जनता का कल्याण होना चाहिए। तो राज्य और लोक प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। जनता के हित में जितने भी कार्य किए जाए, लोक कल्याण का दृष्टिकोण यह मानता है कि जनता के हित के लिए, जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए राज्य द्वारा सभी कार्य किए जाने चाहिए। जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये राज्य को कार्य करना चाहिए कि जनता के हित के लिए सभी प्रकार के कार्य करें। ये लोक कल्याण का दृष्टिकोण है। जब हम लोक कल्याण का दृष्टिकोण स्वीकार कर लेते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में, तो हमें मानना पड़ता है कि जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए सरकार द्वारा, राज्य द्वारा जो भी सभी कार्य किए जा रहे हैं, वो सभी कार्य लोक प्रशासन का पार्ट है, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। ठीक है ना। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है, और यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को बहुत विस्तृत बना देता है। ठीक है ना। तो ये जो लोक प्रशासन का, लोक कल्याण का दृष्टिकोण है, ये बहुत हुआ है। तो अब हम अगर निष्कर्ष के रूप में बात करना चाहेंगे कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र एक्चुअल में है क्या। देखो आपको ये समझना है कि लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र सदा विस्तारशील है। ये
समय समय पर शुरू पहले राज्य के कार्यक्षेत्र कम था, बाद में बढ़ता गया, और वर्तमान लोकतांत्रिक युग में तो जनता के हित के लिए सरकारें बहुत से कार्य कर रही है। तो वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, और ये जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ये निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूंगा, ये लोक प्रशासन की क्रियाओं का जो क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया। अब लोक प्रशासन की जो क्रियाएं हैं और जन कल्याणकारी विचारधारा है, सरकारें सब जन कल्याण से संबंधित कार्य कर रही है, तो उनकी प्रगति के साथ साथ ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है ना। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्तरों की सरकारें आ जाती है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तर, उनके संगठन एवं कार्य प्रणाली, ये सभी उसके अध्ययन क्षेत्र में आ जाती है। तो लोक प्रशासन के जो विशेष क्षेत्र है वो कई बातों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और ये सामाजिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान जो है वो लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, सामाजिक विज्ञानों में आता है ये। इसका विषय क्षेत्र सदा विस्तारशील है, परिवर्तनशील है। लोक प्रशासन का जो विषय है वो निरंतर बढ़ता ही बदलता ही जा रहा है। तो ये निष्कर्ष के रूप में आपको रखना है। अब आप जो है वो ढंग से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो ढंग से समझ गए। चारों दृष्टिकोण आपके समझ में आ गया। लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान है। लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा, नीति विज्ञान पॉलिसी साइंस है, मतलब नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र है। तो अब तक ये जान चुके हैं प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन के क्या अर्थ है, प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, फिर लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, लोक प्रशासन की जो विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई है वो आप समझ चुके हैं। और ये जान लेने के बाद इसके जो दो दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण आप समझ चुके हैं। और फिर आज की क्लास तक आप ये समझ चुके हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें पढ़ना है प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति और लोक प्रशासन का महत्व, इंपॉर्टेंसी क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वर्तमान युग में, और इसके नेचर। ये जान लेने के बाद हम लोक प्रशासन का एक जनरल की सब्जेक्ट का एक जनरल बैकग्राउंड आइडिया हम ले पाएंगे। तो वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास बस इतनी।